Hello everyone, Advent of Europeans in India, पार्ट 6, चैप्टर नंबर 2, स्पेक्ट्रम की बुक का मॉडर्न हिस्ट्री में। ओके, तो लास्ट लेक्चर्स जो कि पार्ट्स आए थे उसमें हमने ये सब कुछ कवर कर लिया। एक मिनट, तो ये हमने सब कवर कर लिया है। द फ्रेंच वाला हमने लास्ट पार्ट में देखा था, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, जिसमें हमने फर्स्ट कार्नाटिक वार को लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, ठीक है, पार्ट में। एंड देन आज हम देखेंगे सेकंड कार्नाटिक वॉर, जो कि 1749 to 54 में आया था। तो पहले वाला कब आया था उसकी भी टाइमलाइन आपको जो है वो याद रखनी है, 1740 to 48, एंड द सेकंड वन की जो थी वो 49 to 54 थी, ठीक है। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या था। तो ये राइवलरी थी आपकी भारत के अंदर, और कौन कौन लड़ा था। ऑब्वियसली ये किस किस के बीच में थे कार्नाटिक वॉर, इंग्लिश एंड द फ्रेंच के बीच में। तो जब भी कार्नाटिक वॉर आए तो आपको ये याद रखना है कि ये फ्रेंच के थे, ठीक है, और इंग्लिश, इन दोनों के बीच में ये हुए थे, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो डुप्लिक्स था, ठीक है, बैकग्राउंड में जब हम देखेंगे तो ये जो था वो फ्रेंच गवर्नर था, ठीक है, और इसने जो है सक्सेसफुली लेड की थी फ्रेंच फोर्सेस फॉर द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर एंड सोट टू इंक्रीज हिज पावर एंड फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द सदर्न इंडिया बाय इंटरफेयरिंग इन द लोकल डायनेस्टी डिस्प्यूट टू डिफीट द इंडियंस। तो इसने क्या किया था, लोकल जो उनके लोकल जो डिस्प्यूट्स थे उनके बीच में इंटरफेयर करना इसने स्टार्ट कर दिया था, किसको हराने के लिए, टू डिफीट द इंग्लिशमैन, ठीक है। तो इंग्लिश को डिफीट करने के लिए जो है डुप्लेक्स ने लोकल जो डायनेस्टी थी उसके डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये इसका बैकग्राउंड था जो कि सेकेंड कार्नाटिक वॉर के लिए था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इमीडिएट कॉज की। तो इमीडिएट कॉज क्या था, द अपॉर्चुनिटीज वॉज प्रोवाइडेड बाय द डेथ ऑफ द निज़ाम उल मुल्क, जो कि फाउंडर माना जाता है हैदराबाद का। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हैदराबाद को किसने फाउंड किया था, तो निज़ाम उल मुल्क, ठीक है, निज़ाम उल मुल्क। तो इसकी जो थी वो डेथ हो गई थी, ठीक है, और ये एक अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए कि वो अपना दबदबा चला सके, और सेकेंड कार्नाटिक वॉर का कारण भी ये बनता है। तो फिर 1748 में ये हुआ था, इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, निज़ाम उल मुल्क की, जिसने हैदराबाद को फाउंड किया था। एंड द रिलीज ऑफ द चंदा साहिब, जो कि जो था सन इन लॉ था दोस्त अली का। दोस्त अली कौन था, नवाब ऑफ द कर्नाटिक, बाय द मराठाज इन द सेम ईयर, ठीक है। तो मराठास ने रिलीज़ किया था किसको, चंदा साहिब को, जो कि दामाद था किसका, दोस्त अली का। अब दोस्त अली कौन था, जैसे कि मैंने बताया कर्नाटिक का नवाब था, ठीक है। उसके बाद द असेशन ऑफ द नसीर जंग। नसीर जंग कौन था, सन ऑफ निज़ाम, ठीक है, निज़ाम का सन था कौन, आपका नसीर जंग, ठीक है। एंड इसको जो है बिठा दिया गया टू द, मतलब असेशन कर दिया गया इसका टू द थ्रोन ऑफ द हैदराबाद, एंड वाज अपोज्ड बाय द मुजफ्फर जंग, जो कि ग्रैंडसन था किसका, नवाब का, एंड हु लेड क्लेम टू द थ्रोन सेइंग दैट द मुगल एम्परर हैड अपॉइंटेड हिम एज द गवर्नर ऑफ द कर्नाटिक। तो बिठा दिया गया था नाजीर जंग को, लेकिन अपोज उसको कौन कर रहा था, मुजफ्फर जंग, जो कि नवाब निज़ाम का जो है वो ग्रैंडसन था, ठीक है। वो उसको अपोज कर रहा था कि इसको गद्दी पे क्यों बिठाया, क्योंकि जो नवाब था वो मुझे सिलेक्ट करके गया था, मुझे अपॉइंट करके गया था एज द गवर्नर ऑफ द कर्नाटिक। तो इन सब में जो है वो टसल चल रही थी एक तरह से। तो इन द कर्नाटिक अपॉइंटमेंट ऑफ द अनवर उद्दीन खान एज द नवाब वॉज द रिसेंटेड बाय द चंदा साहिब। तो उसको अपॉइंट कर दिया गया किसको, अनवर उद्दीन खान को, ठीक है, कर्नाटिक के अंदर। तो जो फ्रेंच सपोर्टेड द क्लेम्स ऑफ द मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब इन द डेक्कन एंड कर्नाटिक रिस्पेक्ट, while the English sided with the Nasir Jung and the Anwar Uddin। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कौन किसकी साइड था, ठीक है। तो नसीर जंग की साइड एंड अनवर उद्दीन की साइड, ठीक है, अनवर उद्दीन एंड नज़ीर जंग, इनकी साइड पे थे इंग्लिश मैन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और दूसरी बात, फ्रेंच किसकी साइड पे था, मुजफ्फर
जंग जो कि अपोज कर रहा था कि नासिर जंग को आपने क्यों गद्दी पे बिठाया, क्योंकि जो नवाब था वो तो मुझे सिलेक्ट करके गया था, अपॉइंट करके गया था एज द गवर्नर ऑफ द कर्नाटक। तो फिर एक तरह से तो मुगल्स एम्परर्स के बीच में लड़ाई होती है, साथ ही साथ में इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों को सपोर्ट करने लग जाते हैं और उनके दम पर ये सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो है वो लड़ा जाता है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कोर्स ऑफ वॉर की। ठीक है, इसमें क्या है, जो कंबाइंड आर्मीज थी मुजफ्फर जंग की, ठीक है, जिसके साथ फ्रेंच वाले थे, ठीक है, एंड चंदा साहिब एंड फ्रेंच डिफीटेड एंड किल द अनवर उद्दीन। अनवर उद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा था, इंग्लिश मैन, ठीक है, एट द बैटल ऑफ द अंबर। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे, कि कौन सी बैटल थी वो, बैटल ऑफ अंबर, ठीक है। तो ये कहाँ पे था, नियर वेलोर, और ईयर कौन सा था, 1749, ठीक है, जब ये स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फर जंग जो था उसको जो है वो सूबेदार बना दिया जाता है, सूबेदार बन जाता है वो डेक्कन वाले रीजन का। एंड जो डुप्लेक्स था उसको अपॉइंट कर दिया जाता है गवर्नर ऑफ द मुगल टेरिटरीज टू द साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा। तो रिवर कृष्णा के साउथ में जो भी टेरिटरीज थी वहाँ का गवर्नर किसको बना दिया जाता है, डुप्लेक्स को, ठीक है। और यहाँ पे सूबेदार कौन बन गया है, मुजफ्फर जंग, ठीक है, डेक्कन वाली साइड का। उसके बाद फ्रेंच आर्मी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थी एंड वो स्टेशन एट द हैदराबाद में ही वो स्टेशन थी। क्यों वहाँ पे स्टेशन थी, कि वो अपने फ्रेंच इंटरेस्ट को वहाँ पे सिक्योर करके रख सके इन द टेरिटरी नियर द पौंडीचेरी एंड सम एरियाज ऑन द ओडिशा कोस्ट, जिसके अंदर आपका मुसलीपट्टनम भी आ जाता है, वो भी फ्रेंच के पास ही था, ठीक है। उसके बाद हैविंग फेल टू प्रोवाइड द इफेक्टिव असिस्टेंस टू द मोहम्मद अली जो कि त्रिचिनोपोली में था, एंड रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक एजेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, पुट फॉरवर्ड द proposal फॉर द डाइवर्शनरी अटैक ऑन द गवर्नर ऑफ द मद्रास सांड्रस। तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो था और मोहम्मद अली था जो ये अटैक करने की बात करते हैं, जो कि गवर्नर था ऑफ मद्रास, ठीक है, और गवर्नर ऑफ मद्रास कौन था, सांड्रस। तो मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे मोहम्मद अली प्लस जो आपका रॉबर्ट क्लाइव था वो अटैक करना चाहते हैं गवर्नर ऑफ मद्रास जो सांड्रस था। ही सजेस्टेड सडन रेड डाली जाए ऑन द आर्कोट जो कि कैपिटल थी कर्नाटक की। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कर्नाटक की उस टाइम पे जो है कैपिटल क्या थी, तो क्वेश्चन ऐसे ही बीच बीच में से ही बन जाते हैं, आर्कोट, ठीक है। तो ये आर्कोट पर भी अटैक करना चाहते थे। उसके बाद जो है so to relieve the pressure on the Trichinopoly, and he reasoned that in such an event Chanda Sahib would rush to save his capital। अब चंदा साहिब जो थे वो अपनी कैपिटल को जो है वो सेव करना चाहते थे, और 1751 में, ठीक है, 1751 में जो है आपके पास द ओनली फोर्स ऑफ 210 मैन रॉबर्ट क्लाइव अटैक एंड कैप्चर द आर्कोट, क्योंकि ये आर्कोट को कैप्चर करना चाहते थे, एंड 210 मैन के साथ 1751 में रॉबर्ट क्लाइव जो है आर्कोट पर अटैक करके उसको अपने अंडर ले लेते हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड चंदा साहिब हेस्टन टू हिज कैपिटल एंड टेकिंग अ फोर्स ऑफ द 4000 मैन फ्रॉम द त्रिचिनोपोली, लेकिन वो फेल हो गए थे उसको कैप्चर करने के लिए आफ्टर द सीज ऑफ द 53 डेज। मतलब 53 डेज के लिए तो उन्होंने बचा के रखा, लेकिन आगे जाके वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए उसको बचाने के अंदर, ठीक है, चंदा साहिब जो थे, ठीक है, क्योंकि वो अपनी कैपिटल को बचाना चाहते थे। नाउ मैसूर, तंजौर एंड मराठा चीफ जो कि मोरारी राव था, वो हेल्प करते हैं त्रिचिनोपोली त्रिचिनोपोली की, मतलब जो जगह थी वो, एंड ऑफ द क्लाइव एंड लॉरेंस। और साथ ही साथ में जो त्रिचिनोपोली था वो फर्स्ट रिलीव्ड ऑफ इट्स सेज, वो पहला ऐसा था जिसको रिलीज़ किया गया था, वाइल द जर्नल लॉ ऑफ द फ्रांस विद द चंदा साहिब रिमेन्ड कूप्ड अप इन द आइलैंड ऑफ द श्री रंगम, ठीक है। तो इनको कहाँ पे कूप कर दिया गया, आइलैंड ऑफ द श्रीरंगम, ठीक है। एंड दे फोर्स टू सरेंडर इन जून 1752 व्हेन द मोहम्मद अली एग्जीक्यूटेड द चंदा साहिब। तो मैंने आपको बताया कि ये जो मोहम्मद अली एंड रॉबर्ट क्लाइव ये मिलकर जो है वहाँ पे अटैक करते थे, तो इसने जो है फिर चंदा साहिब को एग्जीक्यूट भी करवा दिया आगे जाके। एंड यहीं पे इनका यहाँ पे
मतलब जब अटैक करवाया तो सब कुछ जो है इनके अंडर आना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका रिज़ल्ट क्या निकला, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कोर्स ऑफ वॉर, अभी हम आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इनका रिज़ल्ट क्या निकला, ठीक है। तो रिज़ल्ट में द फ्रेंच अथॉरिटीज अनॉयड एट द हैवी फाइनेंशियल लोड्स दैट द डुप्लेक पॉलिसी इन्वॉल्व, जो कि वो लेके आया था 1754 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसकी जो पॉलिसी वो लेके आया था उससे जो है काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ, ठीक है। और गॉडे ह्यू ने, मतलब रॉबर्ट क्लाइव के बाद नेक्स्ट जो गवर्नर आता है वो ये वाला आता है, एंड इसने जो पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन स्टार्ट की इंग्लिश के साथ, उसके साथ वो एक ट्रीटी, मतलब ट्रीटी लेके आता है। ये जब ये निगोशिएशन स्टार्ट करता है इंग्लिशमैन के साथ तो एक ट्रीटी सामने आती है, एंड द इंग्लिश एंड द फ्रेंच एग्रीड नॉट टू इंटरफेयर इन द क्वार्रल्स ऑफ द नेटिव प्रिंसेस, कि अब हम लोकल प्रिंसेस के बीच में, डायनेस्टीज के बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, इनको करने दो अपने आप, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ की साइड पे तो जो है वो फ्रेंच हो गए थे, कुछ की साइड पे इंग्लिशमैन हो गए थे, लेकिन अब इन्होंने इस ट्रीटी के अंडर ये बोला कि हम लोकल प्रिंसेस के, नेटिव प्रिंसेस के क्वार्रल्स के बीच में नहीं आएंगे, एंड ईच पार्टी वॉज लेफ्ट इन द पोसेशन ऑफ द टेरिटरीज एक्चुअली occupied by them at the time of the treaty। और उसके बाद हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये भी माना जाता है कि फियर ऑफ द सीरियस जो रिपरकशंस, जो नतीजे निकल के आने थे इन अमेरिका, प्रमोटेड द फ्रेंच टू सस्पेंस हॉस्टिलिटीज़ इन इंडिया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंडिया से फ्रेंच का जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनको नॉर्थ अमेरिका में जो है वो जगह दे दी थी, टेरिटरीज दे दी थी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब हमने फ्रेंच को स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद अब एक मिनट आगे देख लेते हैं, हाँ। तो उसके बाद इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं इसमें क्या क्या आए। तो इट बिकम द एविडेंट दैट द जो इंडियन अथॉरिटी थी वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द यूरोपियन सक्सेस, रादर द इंडियन अथॉरिटी इटसेल्फ वॉज बिकमिंग द डिपेंडेंट ऑन द यूरोपियन सपोर्ट। और मोहम्मद अली जो था कर्नाटक के अंदर, एंड द सालाबत गन जो था हैदराबाद के अंदर, वो क्लाइंट बन जाते हैं रादर देन द पैट्रन्स बनने के बजाय वो क्लाइंट बन जाते हैं इनके। कौन कौन? मोहम्मद अली कर्नाटक के अंदर और सालाबाद गन जो है हैदराबाद के अंदर। तो ये इसकी इम्प्लीकेशंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड कर्नाटक वॉर जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और आरकोट जो कैपिटल थी कर्नाटक की, उसको ये कैप्चर करना चाहते हैं अटैक करके, और ये कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि वो जो मुजफ्फर अली था तो वो चंदा साहिब की फिर को एग्जीक्यूट भी कर देता है, क्योंकि चंदा साहिब अपनी कैपिटल को जो है वो सेव करना चाहते हैं, लेकिन वो अटैक करके उनसे ले लेते हैं, एंड लास्ट में वो उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। अभी हम थर्ड कर्नाटक वॉर पे चलते हैं, जिसके अंदर हम पहले देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, फिर कोर्स ऑफ वॉर इन इंडिया क्या है, ये एक एक करके चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको इसका टाइम पीरियड याद होना चाहिए, 1758 to 63, ठीक है। एंड इसके बैकग्राउंड में जो है ये आएगा कि जो यूरोप के अंदर व्हेन ऑस्ट्रिया वांटेड टू रिकवर द सेलिसा इन 1756, जो कि 7 ईयर वॉर्स था जो स्टार्ट हुआ था, ब्रिटेन फ्रेंच वर वंस अगेन ऑन द ऑपोजिट साइड। तो वहाँ पे भी जो है फ्रेंच एंड इंग्लिश मैन जो थे वो आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि जब ऑस्ट्रिया रिकवर करना चाहता था सिल्सा, जो कि 1756 की बात है, और 7 ईयर्स वॉर, ठीक है, वो चल रही थी तब वहाँ पे। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस जो है आपस में जो है ऑपोजिशन में थे उस टाइम पे भी, ठीक है। एंड कोर्स ऑफ वॉर में हम देखेंगे, ये बैकग्राउंड में ये थोड़ा सा ही था कि यूरोप में क्या चल रहा था, ठीक है। एंड कोर्स ऑफ वॉर में जो फ्रेंच आर्मी थी अंडर द काउंट डे लेली कैप्चर द इंग्लिश फोर्ट सेंट डेविड एंड द Vizianagaram in 1758, and English become offensive and inflicted heavy losses on the French fleet under the Admiral Deche at the Masulipatam। तो कोर्स ऑफ वॉर क्या रहा कि जो फ्रेंच आर्मी थी किसके अंडर, काउंट डे लिली, उसने कैप्चर कर लिया इंग्लिश फोर्ट को। इंग्लिश फोर्ट कौन सा? सेंट डेविड एंड विजियानगरम
ठीक है, जो कि 1758 में किया था। और इस जब इंग्लिश का कोई फोर्ट जो है वो कैप्चर कर लेंगे ये, तो वो थोड़ा ना चुप बैठेंगे, वो भी तो रिटेलिएट करेंगे, वो भी फिर ऑफेंसिव हो गए एंड फिर हैवी लॉसेस सहने पड़े किसको, फ्रेंच को। ठीक है, कहाँ पर, मसूलीपट्टनम के अंदर। तो ये कोर्स ऑफ वॉर हो गया इंडिया के अंदर। उसके बाद बैटल ऑफ द यहाँ पे विंडो एश नहीं है, ये वॉन्डी वॉश है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया था। तो वॉन्डी वॉश की लड़ाई जो है ये काफ़ी मतलब वो भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी फेमस भी है और इम्पॉर्टेंट टू लर्न भी है। ठीक है, दिस इज़ ए बैटल माना जाता है इसको। द बैटल ऑफ द थर्ड कर्नाटिक वॉर वॉज बॉर्न बाय द, किसके द्वारा जीती गई थी ये, इंग्लिश मैन के द्वारा, इंग्लिश ने जीती थी ये 22 जनवरी 1760 को। कहाँ पे, वॉन्डी वॉश में। ये कहाँ पे, ये जगह का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, और इसका जो मतलब इसको और जैसे बोला जाता है वांडावसी। ठीक है, तो ये इसके नाम पे वॉन्डी वॉश इसका नाम रखा गया। एंड जनरल आयर कूट ऑफ इंग्लिश टोटली रूटेड द फ्रेंच आर्मी अंडर द काउंट थॉमस ऑर्थर डे लेली, जो मैंने पहले ही बताया आपको, जिन्होंने फोर्ट कैप्चर कर लिया था इंग्लिश मैन का, उसको फिर इंग्लिश मैन ने क्या किया, प्रिजनर बना लिया। ठीक है, वो जो लेली था ना, जिसने इंग्लिश का वो डेविस वाला फोर्ट जो है वो कैप्चर कर लिया था, इसको फिर इन्होंने जो है वो प्रिजनर बना दिया। एंड पौंडीचेरी वॉज gallantly defended by Lally for 8 months before surrendering 1761 with the loss of the जिंजी एंड माहे, जो कि फ्रेंच पावर्स थे इंडिया के अंदर, उसको रिड्यूस कर दिया। मतलब फ्रेंच पावर्स जो थी ना, कहाँ पे, जिंजी एंड आपके माहे, तो यहाँ से फ्रेंच की पावर्स को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया। एंड लैली आफ्टर बीइंग टेकन एज प्रिजनर ऑफ वॉर एट लंदन, मतलब लंदन ले जाया गया इसको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। ठीक है, रिटर्न टू फ्रांस में ही भेज दिया गया। एंड ही वॉज इम्प्रिजन, वहीं पे इम्प्रिजन कर दिया गया एंड एग्जीक्यूट भी कर दिया गया 1766 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट एंड द सिग्निफिकेंस। आपको ये याद रखना है, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश किसके बीच में थी, इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में, और जीता कौन था, इंग्लिश। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बस आपके लिए। अभी हम बात करते हैं रिजल्ट एंड द सिग्निफिकेंस। तो जो थर्ड कर्नाटिक वॉर था वो डिसिसिव था, पहले से ही हम बात कर रहे हैं कि ये प्रूव्ड हुआ कि ये डिसिसिव है। और साथ ही साथ में कौन सी ट्रीटी आई, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। तो ये पूछा जा सकता है कि किस किस के बीच में थी, कब आई, तो 1763। रिस्टोर्ड to the French their factories in India, the French political influence completely disappear after the war। तो ये कर्नाटिक वॉर के बाद जो है फ्रेंच की जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसमें ये था कि ये रिस्टोर कर सकते हैं अपनी फैक्ट्रीज़ को इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच like their Portuguese and Dutch counterpart in India confined themselves to the small enclaves to commerce। मतलब अब ये मतलब पहले ये क्या सोच के आए थे और क्या हो गया इनके साथ में, मतलब सोच के तो आए थे काफ़ी ट्रेड करेंगे, पॉलिटिकल उसमें स्ट्रक्चर में ऑफ इंडिया के हिस्सा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड ये जो है बहुत छोटे से पार्ट के लिए सिमट के रह गए और ट्रेडिंग के लिए ही ये रह गए, थोड़ा बहुत उसके लिए कॉमर्स में। ठीक है, द इंग्लिश बिकेम द सुप्रीम यूरोपियन पावर। अब इंग्लिश मैंने सबको हरा दिया है तो यही तो सुप्रीम बचेगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। एंड सिंस द डच हैड ऑलरेडी बीन डिफीटेड इन द बैटल ऑफ द बिदारा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो डच थे, ठीक है, मैंने आपको बताया ना, पुर्तगीज आए, डच आए, फिर इंग्लिश आए एंड देन फ्रेंच लास्ट टू कम थे। तो डच वाले थे जो ये किस बैटल में हारे थे, तो बैटल ऑफ बिदारा 1759 में। ठीक है, एंड फिर आपको ये भी याद होगा कि 1757 में जो आपका बैटल ऑफ प्लासी होता है। ठीक है, रिगार्डेड एज द, मतलब ये भी डिसीसिव माना जाता है कि इसने ही डिसाइड किया कि जो ब्रिटिश रूल है वो एक अल्टीमेट पावर का सोर्स है भारत के अंदर। एंड वन कैन नॉट क्वाइट इग्नोर द व्यू कि ये एक टर्निंग पॉइंट बनता है ब्रिटिशर्स की, मतलब कि पैर जमाने के लिए फॉर द
विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस ओवर द फ्रेंच फोर्सेस एट द वॉन्डिवोर्स, जो कि 1760 में हुई थी। तो जो विक्ट्री हुई थी ना वॉन्डिवोर्स के अंदर, लेफ्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी विद नो यूरोपियन राइवल्स इन इंडिया, क्योंकि अब फ्रेंच वाले जो लास्ट टू कम थे वो भी, उनको भी हरा दिया इन्होंने। तो अब बचा कौन है, सिर्फ इंग्लिश मैन ही बचे हैं, ब्रिटिशर्स ही बचे हैं, यही अपना रूल चलाएंगे और पूरे कंट्री पर राज किया फिर इन्होंने आगे जाके। और ऐसा भी माना जाता है कि जो बैटल ऑफ वॉन्डिवोर्स थी ना, नेटिव सर्व्ड इन बोथ द आर्मीज एज द स्पॉइल्स, एंड इट मेक्स वन थिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ विच side won, there was a inevitably about the fall of the India to European invaders। तो ये ऐसा भी माना जाता है कि इसके मतलब इस बैटल से जो है भारत पूरे का पूरा ब्रिटिशर्स के अंदर चला गया, और वहाँ पे एक लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स भी थी ऑफ द डे, एज वेल एज द लैक ऑफ द फोर्साइट ऑन द पार्ट ऑफ द नेटिव रूलर्स। तो नेटिव रूलर्स को भी ये समझ नहीं आया कि कैसे इंग्लिश ने सबको हरा दिया, मतलब डच को भी हरा दिया बिदारा की बैटल में, फ्रेंच को भी हटा दिया इतने सारे कर्नाटिक वॉर में, तब भी नेटिव रूलर्स को ये नहीं पता चला कि जो यूरोपियंस हैं वो कितने ख़तरनाक हैं। तो ये उनका साथ देते चले गए, उनकी फैक्ट्रीज़ के लिए परमिशंस देते चले गए, उनको ग्रांट देते चले गए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इनको समझना चाहिए था उस टाइम पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कॉजेज़ फॉर द इंग्लिश सक्सेस एंड द फ्रेंच फेलियर, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एक अलग से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि क्या कारण रहे कि इंग्लिश ब्रिटिशर्स की तो सक्सेस होती है एंड फ्रेंच वाले जो है वो फेल हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन हमारे पास द डेन्स आएगा, इसको हम अलग लेक्चर में जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। वन सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ फॉर द इंग्लिश सक्सेस एंड द फ्रेंच फेलियर्स, ठीक है। तो इंग्लिश कंपनी थी ना, जो एक तरफ हम इंग्लिश लिख लेते हैं, एक तरफ हम फ्रेंच लिख लेते हैं। तो जो इंग्लिश कंपनी थी ना वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी, ठीक है, एंड क्रिएटेड अ स्ट्रेंथ ऑफ एंथुसियाज्म था उनके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, ये सारी बातें आपने लिखनी है, ठीक है वहाँ पे। और विद द लेस गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इट, लेस गवर्नमेंट का कंट्रोल था, मतलब ये अपनी मर्जी से ही चला करते थे। एंड दिस कंपनी कुड टेक द इंस्टेंट डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंस्टेंट डिसीजन लेते थे, मतलब ये नहीं कि आज कोई बात हुई है तो 10-15 दिन लगा देंगे ना, बस 1-2 दिन के अंदर ही आपको डिसीजन मिल जाएगा, ठीक है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट की भी वेट नहीं करते थे, अपना डिसीज़न खुद ले लेती थी कंपनी। लेकिन जो फ्रेंच कंपनी थी ना उस टाइप साइड पे, वो एक स्टेट कंसर्न थी, वो स्टेट के अकॉर्डिंग काम करती थी, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करती थी, मतलब फ्रेंच गवर्नमेंट से पूछ कर ये चला करते थे, ठीक है। और डिसीज़न मेकिंग पावर जो थी ना वो डिले करते थे, डिसीज़न मेकिंग पावर डिले करते थे। और जितनी भी थी गवर्नमेंट जो थी वही पॉलिसीज़ बनाती थी, उसके अकॉर्डिंग ही ये फ्रेंच वाले अपनी कंपनीज वगैरह चलाया करते थे। वही जो इंग्लिश वाले थे वो गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते थे। और जो इंग्लिश नेवी थी ना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनकी इंग्लिश की नेवी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एज़ कम्पेयर टू द, इनकी जो नेवी थी वो नॉट एज मच स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उसके बाद जो क्या कहते हैं, इंग्लिश के पास ना 3 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे, वहीं फ्रेंच के पास सिर्फ एक था, इनके पास सिर्फ पौंडीचेरी था, ठीक है, और इनके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, वेरी इंपॉर्टेंट 3 प्लेसेस थे। और जो फ्रेंच थे वो सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट के साथ आए थे और बाद में जाके टेरिटोरियल एम्बिशन इन्होंने बनाया था। एंड शॉर्ट ऑफ फंड्स थे, इनके पास ज़्यादा फंड्स नहीं थे, इनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स थे, ठीक है, शॉर्ट फंड्स फ्रेंच वालों के पास। उसके बाद जो ब्रिटिश नेवर निगलेक्टेड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट, ये मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कभी भी अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को जो है वो निगलेक्ट नहीं किया, वहाँ पे फ्रेंच जो थे वो कर दिया करते थे। उसके बाद A major factor in the success of the English in India was the superiority of the commanders in the British camp। तो जो इनके कमांडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू द फ्रेंच वालों के, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम और कंपैरिजन देखें तो इनके लीडर कौन कौन से थे इंग्लिश साइड पे, इन कंपैरिजन टू द लॉन्ग लिस्ट ऑफ द लीडर्स ऑन द इंग्लिश साइड, तो सर एयर कूट,
मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव एंड मैनी अदर्स, देयर वॉज ओनली डुप्लेक्स इन द फ्रेंच साइड। तो यहाँ पे सिर्फ डुप्लेक्स था और वहाँ पे इतने सारे, जैसे आपके पास कूट हो गए, लॉरेंस हो गए, रॉबर्ट क्लाइव हो गए, तो ये सारे इंग्लिश वाले के साइड थे। तो ये कुछ कारण रहे हैं। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये जो है वो इनमें एंथुसियाज्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेस गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर, कमांडर जो थे कैंप में वो काफ़ी अच्छे थे, नेवी स्ट्रॉन्ग थी, इनकी फंड्स काफ़ी अवेलेबल थे और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जैसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स इनके पास थे। वहीं पे फ्रेंच में डुप्लेक्स ही था इनके पास एज अ अच्छा वाला लीडर। स्टेट कंसर्न थे, फ्रेंच गवर्नमेंट के कहने पर ही सब लिया करते थे काम, डिले देते थे डिसीजन मेकिंग पावर में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही ये स्टेप्स लिया करते थे। और जो है नेवी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इनके कमांडोज भी जो थे कैंप के अंदर वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पौंडीचेरी ही था। जैसे उनके पास इंग्लिशमैन के पास जो ब्रिटिशर के कलकत्ता बॉम्बे में आता था, इनके पास सिर्फ पौंडीचेरी था। फंड्स जहाँ पे जो थे वो काफ़ी शॉर्ट में अवेलेबल थे इनके पास। कमर्शियल इंटरेस्ट भी इनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स का जितना कमर्शियल जो था उसमें इंटरेस्ट था ट्रेड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है आपका यहाँ पे, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद द डेन से हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।